नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 27 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है हॉर्सेस टैंक्स फोर्स राजपथ प्लान रिवीजन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राजपथ योजना में संशोधन के लिए मजबूर घोड़े टैंक। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर उतरने वाले घोड़ों और युद्धक टैंकों ने परियोजना के वास्तुकार के अनुसार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नए रूप की योजनाओं में कुछ बदलावों को मजबूर किया है, जबकि इंडिया गेट के आसपास ग्रेनाइट का उपयोग करने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राजपथ के साथ रेत पथ की जगह पत्थर के फुटपाथ को उस बिंदु पर मोटे तौर पर बदल दिया गया है जहां राष्ट्रपति के अंगरक्षक 26 जनवरी को राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। आर्किटेक्ट बिमल पटेल, जिनकी फर्म HCP डिजाइन योजना और प्रबंधन पूरे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए केंद्र के सलाहकार हैं, ने 22 अक्टूबर को अहमदाबाद में CEPT विश्वविद्यालय में एक प्रस्तुति के दौरान कहा कि सड़क के किनारे पाजरी यानी कि रेत रखी जा रही थी, ग्रेनाइट के साथ इसे बदल दिया गया है। उन्होंने समझाया कि हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्थापित अस्थायी उपयोगिताओं की जगह इसके तहत बुनियादी ढांचे को शामिल करने के लिए फुटपाथ बिछाने का विचार था। जब हम ये नई चीजें कर रहे हैं तो हर कोई इसके खिलाफ है या इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आशंकित है। जब हमने ग्रेनाइट का फर्श किया तो हम इसे देख रहे हैं और शानदार कह रहे हैं, यह अच्छा लग रहा है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपने घोड़े लाने वाले लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे घोड़े नहीं चलेंगे, हमें एक प्रयोग करना था और उन्हें उस पर चलने देना था, ऐसा श्री पटेल ने कहा, जो CEPT विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष यह था कि फर्श काम करेगा, लेकिन एक जगह जहां गार्ड राष्ट्रपति को सलाम करते हैं, फर्श अधिक बारीक होना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि चिंताएं क्या थीं, SCP ने बताया कि एक लिखित प्रक्रिया में घोड़ों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था। शेष क्षेत्र के समान फर्श मार्ग के साथ जारी रहेगा, अतिरिक्त घर्षण सुनिश्चित करने के लिए अधिक मोटे फिनिश के साथ। दूसरी ओर इंडिया गेट के आसपास के हिस्से को बिटुमेन से ग्रेनाइट कोबल स्टोन में बदलने का प्रस्ताव था, लेकिन परियोजना को तंग समय सीमा RDE 2022 से पहले का मतलब था कि इसे अभी के लिए छोड़ना होगा। यानी परियोजना को जो तय समय सीमा रखी गई थी, यानी कि RDE 2022 से उससे पहले ही इसे बंद करना पड़ जाएगा अगर प्रस्ताव को बिटुमेन से ग्रेनाइट कोबल स्टोन में बदल दिया जाएगा। तो परेड के दौरान अर्जुन मैन बैटल टैंक, जिसका वजन लगभग 60 टन, और भारत की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवीर, जिसका वजन 50 टन का है, जैसे भारी उपकरण राजपथ पर लुढ़क जाते हैं। हमारे पास नमूने लेने और यह पता लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था कि कोबल स्टोन बनाने का सही तरीका क्या होगा जो टैंकों का वजन लेगा, श्री पटेल ने कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर्स ऑन प्लियाज इन पेगासस केस टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस मामले की याचिकाओं पर आदेश देगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम की एक बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी, ताकि उन रिपोर्टों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जा सके जिसमें सरकार ने नागरिकों की जासूसी करने के लिए इजराइल स्थित पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। 23 सितंबर को अदालत ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने के अपने इरादे का संकेत दिया। CJI ने उस समय कहा था कि अदालत बिना किसी देरी के आदेश पारित करना चाहती है, लेकिन अस्थायी रूप से रोक दी गई थी क्योंकि समिति के लिए चुने
चुने गए कुछ सदस्य व्यक्तिगत कारणों से अनुपलब्ध थे। सरकार द्वारा आरोपों का जवाब देने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के बारे में आरक्षण व्यक्त करने के बाद 13 सितंबर को अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार NM और शशि कुमार द्वारा दायर एक याचिका के नेतृत्व में मामला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने कहा था कि यह बहुत सार्वजनिक होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेगा। याचिकाकर्ताओं ने या तो कैबिनेट सचिव से एक हलफनामा मांगा था या जासूसी विवाद की जांच के लिए एक मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अब और कोई धड़कन नहीं होगी। CJI ने कहा था कि अदालत ने मामले में अपने रुख का स्पष्ट अंदाजा लगाने के लिए सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का उचित अवसर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि सरकार जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी, अब हम अपने अंतरिम आदेश पारित करेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है SC क्विजेज UP ओवर डेथ ऑफ विटनेसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गवाहों की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने UP से की पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को यह जानकर हैरान रह गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को लखीमपुर खीरी में एक सार्वजनिक स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री के काफिले की कथित घटना के केवल 23 चश्मदीद गवाह मिले, जहां 4000 से 5000 लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एक रैली के लिए एकत्र हुए थे। 3 अक्टूबर को कृषि कानून किसानों की रैली में सैकड़ों लोग थे और केवल 23 लोग गवाह हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा बताया। UP के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि घटना स्थल के करीब की लोगों और कारों और इन वाहनों के अंदर के लोगों को देखने वालों की पहली अंगूठी 23 में से एक थी। UP सरकार ने जांच पर दूसरी स्थिति रिपोर्ट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि कुल 68 गवाहों में से 23 प्रत्यक्षदर्शी थे। इनमें से 30 के बयान पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने लिए जा चुके हैं। श्री साल्वे ने कहा कि घटना के बारे में डिजिटल मीडिया पर वीडियो भी थे और ये वीडियो काफी अतिव्यापी हैं। CRPC की धारा 164 के तहत उनके बयान लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें इन वीडियो के सटीक फ्रेम प्राप्त होंगे, जिन्हें प्रमाणित किया जाएगा और हमें भेजा जाएगा। यह सारी प्रक्रिया चल रही है। कई गवाह औपचारिक हैं। बेंच पर जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या आपका भी मामला नहीं है? उस जगह पर 4000 से 5000 लोग थे, वे स्थानीय थे, लेकिन घटना के बाद भी वे आगे आने से हिचकिचा रहे हैं। क्या इन लोगों तक पहुंच या उनकी पहचान एक बड़ी समस्या होगी? घटना स्थल पर 4000 और 5000 लोगों में से कुछ बाड़ लगाने वाले होंगे, वे गंभीर गवाह नहीं होंगे। आपको ऐसे लोगों को खोजने की आवश्यकता है जो खड़े हो सके और कह सके कि उन्होंने क्या देखा, न्यायमूर्ति कांत ने राज्य सरकार को बताया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है IITD अनाउंसेस MTech इन माइंड्स। तो पढ़ते हैं। IITD ने माइंड्स में MTech की घोषणा की। IIT दिल्ली ने मंगलवार को स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SCAI द्वारा पेश किए जाने वाले मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस MINDS में MTech शुरू करने की घोषणा की, जो स्कूल के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम होने की उम्मीद है और उम्मीद है कि जुलाई 2022 में शुरू होगा। MTech इन माइंड्स की योजना एक उद्योग प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में बनाई गई है। छात्रों से उद्योग से संबंधित AI समस्याओं पर काम करने की उम्मीद की जाएगी, क्योंकि उन्हें IIT दिल्ली के प्रोफेसर और प्रायोजक कंपनी के एक शोधकर्ता द्वारा सह सलाह दी जाएगी। IIT दिल्ली ने कहा कि विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री रखने वाले सभी छात्र माइंड्स कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। SCAI वर्तमान में लगभग 40 संकाय सदस्यों को सूचीबद्ध करता है, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च,
गूगल AI और IBM रिसर्च जैसे उद्योग अनुसंधान केंद्रों के सहायक संकाय सदस्य शामिल हैं। वी राम गोपाल राव, निदेशक IIT दिल्ली ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान आज एकांत में नहीं रह सकते हैं और उन्हें उद्योग, गैर लाभकारी और सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नया कार्यक्रम AI में अकादमिक उद्योग सहयोग को सक्रिय करेगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है राजस्थान टू होस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन जनवरी। ये पढ़ते हैं, राजस्थान जनवरी में वैश्विक निवेशकों की बैठक की मेजबानी करेगा। जनवरी 2022 में प्रतिबद्ध और वितरित विषय के साथ यहां आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में राजस्थान में निवेश के अवसरों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य सरकार महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेश की मांग कर रही है। निवेश राजस्थान 2022 इस शीर्षक से शिखर सम्मेलन राज्य में कृषि प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोकेमिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और स्वास्थ्य, खनिज और सिरेमिक, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा और पर्यटन को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उजागर करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से संभावित निवेशकों को आमंत्रित करने और शिखर सम्मेलन के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों से संपर्क करने को कहा है। श्री गहलोत ने व्यापार करने में आसानी नीति का उल्लेख किया, जिसने राज्य में निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बिग स्क्रीन कम्स अलाइव इन केरला टुडे। चलिए इसे पढ़ते हैं कि आज से बड़े पर्दे की शुरुआत हुई। AR विनोद की आवाज में राहत साफ झलकती है। हाँ, आखिरकार चीजें हमारे लिए सबसे कष्टदायक समय के बाद दिख रही हैं, वे कहते हैं। उनकी भावना को पूरे केरल के सैकड़ों थिएटर मालिकों ने साझा किया है। वे कभी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे बुधवार से 6 महीने में पहली बार फिल्मों की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। कोझिकोड में क्राउन थिएटर के मालिक विनोद को विश्वास है कि फिल्म प्रशंसक एक बार फिर बड़ी संख्या में बड़े पर्दे के सामने आएंगे। कोविड-19 महामारी ने भले ही अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को लोकप्रियता में तेजी से बढ़ते देखा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक थिएटर में जेम्स बॉन्ड के नवीनतम एडवेंचर को देखने का अनुभव उतना सुखद नहीं महसूस किया है जितना कि एक टेलीविजन सेट पर। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक प्रदीप नायर बुधवार को एक थिएटर में नई बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई देखने की योजना बना रहे हैं। उन्हें फिल्मों में जाने का अनुभव याद आ रहा है। वह सिनेमा घरों में सभी नवीनतम रिलीज देखते हैं, ज्यादातर अपने गृह नगर कोट्टायम में। उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन थिएटर में फिल्म देखने जैसा कुछ नहीं है। एक फिल्म निर्माता और सिनेमा के निर्देशक के रूप में मुझे खुशी है कि हमारे थिएटर आखिरकार फिर से खुल रहे हैं, लेकिन सिनेमा घरों को अधिक क्षमता ही रखने की इजाजत है। मुझे उम्मीद है कि सरकार हमें सभी उपलब्ध सीटों के लिए बहुत पहले टिकट बेचने देगी, श्री विनोद कहते हैं। तभी हम पिछले 1.5 साल में कम से कम कुछ बड़े नुकसान को कवर करने में सक्षम होंगे। थिएटर मालिक महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि जब कोई शो नहीं था तब भी मुझे रखरखाव लागत के रूप में हर महीने लगभग 1.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। हम में से अधिकांश को बैंक ऋण पर निर्भर रहना पड़ा। हमें उम्मीद है कि कई बड़ी फिल्में जो अगले कुछ महीनों में रिलीज के लिए तैयार हैं, एक ऐसे उद्योग पर मुस्कान वापस लाएंगी जिसने गंभीर रूप से हार मान ली है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 2 सैंपल्स इन कर्नाटका विद AY 4.2। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कर्नाटक में AY 4.2 के साथ 2 नमूने मिले हैं। हालांकि कर्नाटक के 2 नमूने पूर्वव्यापी रूप से AY 4.2 से संक्रमित पाए गए थे। SARS-CoV-2 के डेल्टा संस्करण का एक उपवंश। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि अब तक घबराने की कोई बात नहीं है। यानी SARS-CoV-2 के डेल्टा संस्करण का एक उपवंश प्राप्त हुआ है जिसका नाम है AY 4.2 और पूरे
राज्य में इससे संक्रमित 2 व्यक्ति पाए गए हैं। AY 4.2 को यूके में एक जांच के तहत संस्करण घोषित किया गया है, जहां मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुलाई में एकत्र किए गए 2 नमूने पिछले कुछ महीनों में जीनोम अनुक्रमित 1300 से अधिक नमूनों के पुनर्विश्लेषण के दौरान उपवंश से संक्रमित पाए गए थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अपडेटेड NPR फॉर्म अपीयर्स टू रिटेन कॉन्टेंटियस क्वेश्चंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अपडेट किया गया NPR फॉर्म विवादास्पद सवालों को बरकरार रखता है। रजिस्ट्रार जनरल के तहत एक समिति द्वारा संकलित एक दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR के नवीनतम रूप में मातृभाषा, पिता और माता का जन्म स्थान और अंतिम निवास स्थान जैसे विवादास्पद प्रश्नों को बरकरार रखा गया है। भारत के और जिला गणना अधिकारियों के साथ ये साझा किया गया है। हालांकि NPR को पहली बार 2010 में संकलित किया गया था और 2015 में अपडेट किया गया था। नए प्रश्न सितंबर 2019 में 30 लाख उत्तरदाताओं को शामिल करने वाले एक परीक्षण अभ्यास का हिस्सा थे। कुछ राज्यों और नागरिक समूहों द्वारा इस अभ्यास का विरोध किया गया है, क्योंकि NPR संकलन की दिशा में ये पहला कदम है। नागरिकता अधिनियम 2003 के अनुसार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर NRC के अनुसार जनगणना 2021 के साथ 2010 में एकत्र किए गए और 2015 में अपडेट किए गए NPR के डेटाबेस को जनगणना के पहले चरण में और अपडेट किया जाएगा। जनगणना 2021 में उपयोग की जाने वाली NPR अनुसूची अनुलग्नक X में दी गई है, ऐसा दस्तावेज कहता है। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर NPR शेड्यूल जारी नहीं किया है। अनुलग्नक के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 प्रतिवादी को राज्य और जिले का नाम निर्दिष्ट करना होगा यदि पिता और माता का जन्म स्थान भारत में है और यहाँ जन्म नहीं होने पर देश के नाम का उल्लेख नहीं करना होगा। फॉर्म सभी परिवार के सदस्यों के 14 मापदंडों पर विवरण एकत्र करेगा। उप शीर्षों में पासपोर्ट नंबर, परिवार के मुखिया से संबंध, चाहे तलाकशुदा या विधवा या अलग हो, मातृभाषा, गैर कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी अन्य शामिल हैं। फॉर्म में आधार, मोबाइल फोन, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 1 पर कॉलम भी हैं, जो प्रतिवादी के पास उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराया जाना है। दस्तावेज में कहा गया है कि NPR का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है और भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण करना अनिवार्य है। जबकि जनगणना के माध्यम से समान डेटा एकत्र किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना में एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत स्तर की जानकारी गोपनीय होती है। केवल एकत्रित डेटा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर जारी किया जाता है। गृह मंत्रालय ने पहले कहा था कि NPR के तहत एकत्र किए गए डेटा को राज्यों के साथ साझा किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। NPR में पहले से ही 119 करोड़ से अधिक निवासियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। जनगणना के साथ साथ NPR को भी पहली बार डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा। प्रगणकों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जहां मौजूदा डेटाबेस अपलोड किया जाएगा। उत्तरदाता स्वयं गणना भी कर सकते हैं। 18 अगस्त को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से तैयार किया गया शेड्यूल या फॉर्म एक हैंडबुक का हिस्सा है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है SC होल्ड्स ऑर्डर कोटा इन प्रमोशंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पदोन्नति में आरक्षण पर SC का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए
पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए ठोस दिशा निर्देश और आधार मांगने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली एक पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को यह कहते हुए सुना कि आजादी के 75 साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को समाज के अगड़े वर्गों के बराबर नहीं ला पाए हैं। श्री वेणुगोपाल ने दोहराया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए ग्रुप ए श्रेणी की नौकरी कर पाना अभी भी कठिन है। पिछली सुनवाई में बेंच ने खुद अपने सामने दायर रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि ग्रुप ए की नौकरियों में SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व कम था। कोर्ट ने कहा कि ग्रुप ए रैंक में स्थिति में सुधार करने की बजाय ग्रुप बी और सी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। श्री वेणुगोपाल सहमत थे कि यह जीवन का तथ्य था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट एबोलिशेस पोस्ट ऑफ CEO फॉर म्यूजियम डेवलपमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार संग्रहालय विकास के लिए CEO का पद समाप्त। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के CEO के पद को समाप्त कर दिया और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राघवेंद्र सिंह के पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक के पद को अपग्रेड कर पद सृजित किया था और संस्कृति सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री सिंह को 3 साल के कार्यकाल के लिए सितंबर 2022 तक के लिए नियुक्त किया था। ACC ने मंगलवार को अपने आदेश में 8 अक्टूबर से श्री सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और CEO पद को समाप्त कर दिया। संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और संयुक्त सचिव लिली पांडे को क्रमशः 13 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर प्लान्स 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने 2 मोबाइल अस्पतालों की योजना बनाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में शुरू किए गए PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के परिव्यय के साथ 64,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं में। एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि मिशन भविष्य में किसी भी प्रकोप से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने हमें स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और नैदानिक सुविधाओं सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि जिला स्तर पर 134 विभिन्न प्रकार के परीक्षण निःशुल्क किए जाएंगे, जिससे न केवल खर्च कम होगा बल्कि गरीबों के लिए अनावश्यक यात्रा भी कम होगी। उन्होंने कहा कि एशिया में पहली बार व्यापक चिकित्सा सुविधाओं से लैस 2 कंटेनर आधारित अस्पताल चेन्नई और दिल्ली में तैनात किए जाएंगे और किसी भी आपदा या आपदा का जवाब देने के लिए रेल या हवाई मार्ग से तेजी से जुटाए जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत के 2 शहरों चेन्नई और दिल्ली में 2 कंटेनर आधारित अस्पताल स्थापित होंगे जो हवाई या रेल मार्ग से कहीं भी पहुँचने के लिए सदैव तत्पर होंगे। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत पहल जिसमें प्रवेश के बिंदुओं को मजबूत करना शामिल है, नए संक्रामक
संक्रामक रोगों और रोग जनकों के आयात के खिलाफ हमारी सीमाओं को घेरेगी। स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र और कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल ऐसे समय में प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए क्षमता का निर्माण करेंगे। यह कहते हुए कि महामारी ने देश को संकट के समय में भी नियमित चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने का महत्व दिखाया है। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत प्रस्तावित 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों का विकास जिलों को आत्मनिर्भर बना देगा। अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किए बिना संक्रामक रोगों के लिए व्यापक उपचार प्रदान करने में काफी हद तक सहायता प्राप्त होगी। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में महत्वपूर्ण देखभाल क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इस मिशन से भारत के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की उम्मीद है। बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से लगभग 79,000 पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने का काम शुरू हो गया है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। सरकार पहले से ही 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में मजबूत परिणाम देना है। भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रकोपों के प्रबंधन के मामले में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक के रूप में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि घटक जैसे कि एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मंच की स्थापना, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान के उपग्रह केंद्र के रूप में रोग उन्मूलन विज्ञान और स्वास्थ्य पर अनुसंधान के लिए एक प्रभाग की स्थापना, क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना, मौजूदा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC और मौजूदा प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे प्रयोगशालाओं का उन्नयन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और NCDC के तहत अतिरिक्त BSL-3 सुविधाओं का निर्माण देश की क्षमता को और मजबूत करेगा। नए संक्रमणों का पता लगाना और उनका निदान करना भी इसमें सम्मिलित है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फ्रेम टू मैनेज ड्रोन ट्रैफिक नोटिफाइड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ड्रोन यातायात के प्रबंधन के लिए रूपरेखा अधिसूचित। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन के लिए एक यातायात प्रबंधन नीति ढांचे को अधिसूचित किया है, जो सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना करता है। ढांचे के तहत ये मानव रहित यातायात प्रबंधन सेवा प्रदाता UTMSP पारंपरिक वायु यातायात प्रबंधन ATM प्रणालियों की तरह ध्वनि संचार के बजाय स्वचालित एल्गोरिथम संचालित सॉफ्टवेयर सेवाओं का विस्तार करेंगे। वे मुख्य रूप से देश में 1000 फीट से नीचे के हवाई क्षेत्र में अन्य ड्रोन और मानव युक्त विमानों से एक ड्रोन को अलग करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यातायात प्रबंधन प्रदाताओं को पूरक सेवा प्रदाताओं SSP द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जो इलाके, मौसम, मानव युक्त विमानों के स्थान के बारे में डेटा बनाएंगे और बीमा, डेटा विश्लेषण और ड्रोन बेड़े प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। ड्रोन यातायात प्रबंधन नीति में ATM के साथ UTM के एकीकरण की भी आवश्यकता होती है, ताकि मानव युक्त और मानव रहित विमानों को एक दूसरे से लगातार अलग करने के क्रम में उड़ान योजनाएं और मानव युक्त विमानों की रियल टाइम स्थिति को भी रिकॉर्ड किया जा सके। कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के पास जानने की आवश्यकता के आधार पर UTM पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जानकारी तक पहुंच होगी। यह नीति UTMSP को उपयोगकर्ताओं पर सेवा शुल्क लगाने की भी अनुमति देती है, जिसका एक छोटा हिस्सा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ भी साझा किया जाएगा। इस नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा देश में UTM आधारित प्रयोग करने की संभावना है और फिर UTMSPs को ऑन बोर्ड करने के प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध जारी कर सकती है, जिसके बाद एक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सफल प्रतिभागियों को UTM सेवाओं की स्थापना के लिए क्षेत्रों से सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ड्राफ्ट रूल्स सीक टू मेक एयरपोर्ट्स डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मसौदे के नियम हवाई अड्डों को विकलांगों के अनुकूल बनाना चाहते हैं।
सरकार ने मंगलवार को हवाई अड्डों पर विकलांगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मसौदा मानदंड जारी किए, जिसमें आरक्षित पार्किंग, विमान में चढ़ने के लिए यात्री लिफ्ट और अन्य उपायों के साथ साथ उड़ान के दौरान 3 घंटे से अधिक समय तक उड़ानों में गलियारे की कुर्सियां शामिल हैं। ड्राफ्ट दिशा निर्देश एक घटना का अनुसरण करते हैं जिसमें डांसर सुधा चंद्रन शामिल थीं, जिन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान अक्सर अपने कृत्रिम पैर को हटाने के लिए कहा जाता था। यह 4 साल पहले सुरक्षा मानदंडों में संशोधन किए जाने के बावजूद है, जिसके लिए पर्याप्त कारण या औचित्य पर प्रोस्थेटिक्स या व्हीलचेयर को एक्सरे के माध्यम से रखने की आवश्यकता होती थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे में विभिन्न आधारभूत आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है जो एक हवाई अड्डे को प्रदान करना चाहिए, जिसमें अलग अलग विकलांगों के लिए आरक्षित पार्किंग स्थान शामिल है, जो एक सुलभ मार्ग और एक स्पर्श पथ नामित कर बैठने की जगहों के माध्यम से यात्री टर्मिनल के प्रवेश द्वार से जुड़ा है। ब्रेल संकेतकों के साथ बड़ी लिफ्ट, रैंप और हैंडरेल सीढ़ियां जो निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं। इसमें कहा गया है कि सर्विस डॉग को साथ लाने के इच्छुक हवाई यात्रियों को एयरलाइन से जांच करनी होगी कि क्या वे बोर्ड पर सर्विस डॉग्स रखने के लिए सहमत हैं। एयर इंडिया केबिन में या कार्गो होल्ड में घरेलू उड़ानों में कुत्तों, बिल्लियों या पक्षियों जैसे वैध स्वास्थ्य और रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्रों के साथ छोटे और गैर आक्रामक घरेलू पालतू जानवरों की अनुमति देता है। हवाई अड्डों पर विकलांगों के साथ सेवा करने वाले जानवरों के लिए शौचालयों की भी आवश्यकता होती है। एक राहत क्षेत्र जो 2 या 2 से अधिक टर्मिनलों की सेवा कर सकता है, बशर्ते यह उचित पारगमन समय को पूरा करता हो। ये या तो इंडोर या आउटडोर सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन हवाई अड्डे के 5 क्षेत्र के भीतर ही हो सकती हैं। मसौदा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 का पालन करता है, जिसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच मानकों के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कोवैक्सीन नोड WHO सीक्स मोर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोवैक्सीन नोड WHO अधिक डेटा चाहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत बायोटेक से अपने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा, ताकि वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की सूची के लिए अंतिम जोखिम लाभ मूल्यांकन किया जा सके। तकनीक सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए 3 नवंबर को बैठक करेगा। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को कोवैक्सीन की आपातकालीन उपयोग सूची EUL के लिए WHO को एक EOI यानी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी। डेटा की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक हुई। WHO ने कहा कि TAG ने आज बैठक की और फैसला किया कि वैक्सीन के लिए वैश्विक उपयोग की अंतिम EUL जोखिम लाभ मूल्यांकन करने के लिए निर्माता से अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। टैग इस सप्ताह के अंत तक निर्माता से इन स्पष्टीकरणों की अपेक्षा करता है और इसका उद्देश्य बुधवार 3 नवंबर को अंतिम जोखिम लाभ मूल्यांकन के लिए फिर से संगठित होना है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फॉरेन नेशनल्स फ्लाइंग टू US नीड टू बी वैक्सीनेटेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका जाने वाले विदेशी नागरिकों को टीका की आवश्यकता है। अधिकांश वयस्क जो अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं और 18 नवंबर को या उसके बाद देश में उड़ान भरना चाहते हैं, उन्हें एक नकारात्मक परीक्षण दिखाने के अलावा कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जाना होगा, जो कि एक नए राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार हस्ताक्षरित है। सोमवार को श्री बिडेन के नए नियमों के अनुसार यह अपेक्षित है और अलग अलग देश विशिष्ट नियमों के अनुरूप होंगे। भारत, ब्राजील, आयरलैंड, शेंगेन क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका और UK सहित कुछ न्यायालयों और देशों के लिए जहां अमेरिका में प्रवेश नियम का अपवाद
बाद रहा है, इसका मतलब प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण ढील देना होगा। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को एक ब्रीफिंग कॉल पर संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए टीकों को स्वीकार किया जाएगा जिसमें FDA द्वारा अनुमोदित या अधिकृत और WHO आपातकालीन उपयोग सूचीबद्ध EUL टीके शामिल हैं। कोविशील्ड भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एक संस्करण WHO की सूची में है, जबकि विश्व स्वास्थ्य निकाय इस बात पर निर्णय लेने के करीब है कि क्या भारत बायोटेक के कोवैक्सीन एक अन्य भारतीय वैक्सीन को EUL का दर्जा दिया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन प्रवेश आवश्यकता से छूट दी गई है, क्योंकि कई देशों ने बच्चों को CDC सूची में टीके लगाने की अनुमति नहीं दी है। गैर टीकाकृत अमेरिकी नागरिकों और अस्थायी निवासियों यानी कि ग्रीन कार्ड धारकों को अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों के प्रस्थान के एक दिन के भीतर एक नकारात्मक परीक्षण दिखाना होगा। जो अमेरिकी नागरिक या अस्थायी नहीं हैं, उन्हें केवल सीमित परिस्थितियों में टीकाकरण का प्रमाण दिखाने से छूट दी जाएगी। इन छूट वाले व्यक्तियों को यात्रा से एक दिन पहले लिया गया नकारात्मक परीक्षण भी दिखाना होगा। अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने वालों को पहले से ही कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाना आवश्यक है, नियमों के एक अलग सेट के अनुसार जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसलिए सोमवार की घोषणा केवल उन लोगों पर लागू होती है जो अमेरिकी नागरिक और अस्थायी नागरिक नहीं हैं और साथ ही साथ गैर अप्रवासी हैं। विदेशी नागरिकों के लिए छूट में उन देशों से यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं जहां सीमित टीके की उपलब्धता है। 10% से कम टीके की दर कम होने के रूप में परिभाषित, जब तक कि वे B1 या B2 वीजा पर ना हों और जिनके लिए टीका लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पिछले कोविड-19 वैक्सीन के लिए गंभीर एनाफिलेटिक प्रतिक्रियाओं के कारण जिन लोगों ने टीका लगाया है, उन्हें अभी भी टीकाकरण प्रमाण के अलावा एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षण प्रदान करने की आवश्यकता होगी, लेकिन परीक्षण करवाने के लिए उनकी उड़ान से 3 दिन की बजाय 1 दिन होना आवश्यक है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रशासन ने सोमवार को CDC के माध्यम से एयरलाइंस और परीक्षण और ट्रेसिंग के लिए परिचालन मार्गदर्शन जारी किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ईरान ब्लेम्स साइबर अटैक एज फुल सप्लाई अफेक्टेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ईरान ने साइबर हमले को बताया ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो गई। ईरानी अधिकारी ने मंगलवार को देश के ईंधन वितरण नेटवर्क में अभूतपूर्व व्यवधान के लिए एक रहस्यमय साइबर हमले को जिम्मेदार ठहराया। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है और देश के मोटर चालक जो सस्ते पेट्रोल के आदी थे, फिलिंग स्टेशनों को एक के बाद एक बेवजह बंद होते देखकर और कतारें लंबी होते देखकर हैरान रह गए। राज्य टेलीविजन ने कहा कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पुष्टि की कि पेट्रोल वितरण कंप्यूटर सिस्टम के खिलाफ एक साइबर हमला हुआ है। इसने पहले बताया था कि रुकावट कंप्यूटर सिस्टम में व्यवधान के कारण थी। साथ ही साथ हमले के विवरण और इसके स्रोत की जानकारी की जा रही है। रूढ़िवादी फार्स समाचार एजेंसी ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुए घातक विरोध प्रदर्शन की दूसरी वर्षगांठ से पहले विरोधियों से ब्रेकडाउन को जोड़ा। मंगलवार के व्यवधान का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा क्योंकि इसने IT प्रणाली को अवरुद्ध कर दिया, जो ईरानियों को अधिकारियों द्वारा जारी किए गए डिजिटल कार्ड के साथ मुफ्त या रियायती कीमतों पर अपने टैंक भरने की अनुमति देता है। तेहरान में तेल मंत्रालय के तकनीशियनों ने मैनुअल रूप से ईंधन वितरित करने के लिए कई पेट्रोल स्टेशनों में ID सिस्टम को ऑफलाइन लिया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है जापान प्रिंसेस माको मैरीज कॉमनर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जापान की रानी माको ने आम आदमी से शादी की। जापानी राजकुमारी माको ने मंगलवार को पारंपरिक शादी समारोहों के बिना चुपचाप एक आम आदमी से शादी कर ली और कहा कि उनकी शादी 3 साल की देरी से है और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे दिलों को सजोते हुए जीने के लिए एक आवश्यक विकल्प था। केई कुमारो के साथ विवाह ने सुश्री माको को उनकी शाही स्थिति की कीमत चुकाई। उसने पति का उपनाम प्राप्त किया। पहली बार उसका परिवार का नाम रहा है। अधिकांश जापानी
जापानी महिलाओं को विवाह के बाद अपने परिवार के नामों को छेड़ देना चाहिए, क्योंकि कानून में प्रतिविवाहित जोड़े के लिए केवल एक उपनाम की आवश्यकता होती है। जोड़े के लिए कोई शादी का भोज या अन्य शादी की रस्में नहीं थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है टैक्स रेवेन्यू सेट टू बीट फोरकास्ट। तो चलिए इसे पढ़ते। कर राजस्व पूर्वानुमान को मात देने के लिए तैयार। भारत की सरकार को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के लिए कर राजस्व बजट से 10% अधिक होगा। 4 वर्षों में पहली बार पूर्वानुमानों को पछाड़ते हुए 2 अधिकारियों ने कहा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूर्व महामारी के स्तर की ओर वापस आ गई है। कर राजस्व 31 मार्च तक वर्ष के लिए 15.45 लाख करोड़ रुपए का बजट 2017-18 के बाद से अनुमानों से नीचे रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी से पहले की गति खो दी थी और फिर एक गहरी मंदी में फिसल गई थी। लेकिन अब खुदरा बिक्री में तेजी आई है और निर्यात रिकॉर्ड दर से बढ़ रहा है। यह सुझाव देता है कि विनाशकारी दूसरी लहर के बाद यह प्रत्याशित रूप से तेजी से पलटाव कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल और जून के बीच 20.1% बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 24.4% संकुचन हुआ था। अधिकारियों में से एक ने कहा कि गतिविधि के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। सभी संकेतक प्रत्याशित से अधिक तेजी से सुधार दिखा रहे हैं। हम इस वर्ष अपने कर अनुमानों को मात देने के लिए तैयार हैं, यदि सब कुछ ठीक रहा। वित्त मंत्रालय ने कर राजस्व की टिप्पणी मांगने वाले ईमेल और संदेशों का तुरंत जवाब नहीं दिया। यदि कर भुगतान मजबूत रहता और सरकार अपने चल रहे निजीकरण कार्यक्रम से राजस्व के लिए 2021-22 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है, तो वह अपने राजकोषीय घाटे के 6.8% के अनुमान को 30-40 आधार अंकों तक पार करने में सक्षम होगी, ऐसा दूसरे अधिकारी ने कहा। भारत ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि टाटा समूह को एयर इंडिया की बिक्री से प्रोत्साहन मिलेगा। एक अन्य अधिकारी के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग से 1 लाख करोड़ रुपए और प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे अधिकारी ने कहा कि हम LIC की लिस्टिंग को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें मार्च तक इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने इस महीने भारत पर अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक से स्थिर कर दिया, ये कहते हुए कि देश और उसके वित्तीय संस्थानों में नकारात्मक जोखिम कम हो गए हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चिप स्कैरिटी टू कैप ग्रोथ ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एट 11-15%। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ को 11 से 13% पर सीमित करने के लिए चिप की कमी। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार सेमीकंडक्टर्स की वैश्विक कमी से प्रभावित भारत के यात्री वाहन PV सेगमेंट की बिक्री इस वित्त वर्ष में 11 से 13% तक सीमित रहेगी, लेकिन आपूर्ति के मुद्दे के लिए विकास पूर्वानुमान 400 से 600 आधार अंक BPS अधिक हो सकता था। निष्कर्ष के भारत के शीर्ष 3 PV निर्माताओं के क्रिसिल के विश्लेषण से है, जिनकी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी लगभग 71% है। जब से महामारी शुरू हुई है, व्यक्तिगत गतिशीलता के लिए वरीयता बढ़ गई है, जिससे PV की अपेक्षा से अधिक मांग बढ़ गई है। चिप की कमी का नतीजा PV उत्पादन में कटौती है, जो चल रहे त्योहारों के मौसम में प्रतिबंधित होगा, जब बिक्री आमतौर पर अधिक होती है। हमें इस वित्त वर्ष में PV के लिए समग्र वृद्धि की उम्मीद है, वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा। नेविगेशन, इंफोटेनमेंट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर्स या चिप महत्वपूर्ण है। क्रिसिल ने कहा कि ग्राहकों के लिए कुछ मॉडलों की प्रतीक्षा अवधि 2 से 3 महीने से बढ़कर 6 से 9 महीने हो गई है। महामारी से प्रेरित अनिश्चितताओं के कारण OEM के ऑर्डर में तेज बदलाव आया, जो वैश्विक चिप मांग का 10 से 12% है। OEM द्वारा खराब इन्वेंट्री प्लानिंग, चीनी फर्मों द्वारा चिप जमाखोरी और प्रमुख चिप कारखानों को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने समस्या को और बढ़ा दिया है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कमी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि क्षमता वृद्धि मांग के अनुरूप नहीं है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अडानी आइज इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स इन श्रीलंका। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी की श्रीलंका में बुनियादी उपक्रमों पर नजर।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक के बाद अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि अडानी समूह श्रीलंका में बुनियादी ढांचे की साझेदारी का पता लगाएगा। कोलंबो पोर्ट टर्मिनल विकसित करने के अलावा राष्ट्रपति गोटाबाया और पीएम राजपक्षे से मिलने का सौभाग्य मिला। कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के अलावा अडानी ग्रुप अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप का पता लगाएगा। श्रीलंका के साथ भारत के मजबूत बंधन सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े हैं। श्री अडानी ने मंगलवार को एक स्थानीय साझेदार और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ इसी नाम के समूह के $700 मिलियन पोर्ट टर्मिनल सौदे का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। कोलंबो के सूत्रों ने बताया कि श्री अडानी, जिन्होंने मंगलवार को राष्ट्रपति गोटाबाया के साथ एक निजी बैठक की थी, ने मंगलवार को प्रधानमंत्री महिंदा से मुलाकात की। स्थानीय मीडिया की सीलोन बिजली बोर्ड के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय समूह की एक टीम ने पवन ऊर्जा फार्म का निरीक्षण करने के लिए उत्तरी मन्नार जिले का दौरा किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट सीक्स एप्लीकेशंस फॉर CEA रिप्लेसमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार CEA प्रतिस्थापन लिए आवेदन मांगती है। केंद्र ने KV सुब्रमण्यम को बदलने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो अगले महीने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। श्री सुब्रमण्यम को 7 दिसंबर 2018 को CEA नामित किया गया था। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों, RBI और PSB के अधिकारी नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले आवेदनों के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत के जो वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम हैं, उनको बदलने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है द हाइज एंड लोज इन स्टेट्स IMR रैंकिंग्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सभी राज्यों की IMR रैंकिंग में उच्च और निम्न स्तर। सभी राज्यों में शिशु मृत्यु दर IMR, जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु को दिखाता है, में सुधार हुआ है। 2014 और 2019 के बीच के आंकड़े ये बताते हैं। हालांकि राज्यों के बीच गिरावट की गति में व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपेक्षाकृत कम IMR वाले राज्यों को शुरुआत में सुधार करना मुश्किल लगता है, जबकि अपेक्षाकृत उच्च IMR वाले राज्यों को पता चलता है कि ऐसा करना आसान है। इस प्रकार निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में IMR में कमी का उपयोग के प्रदर्शन को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी राज्यों के IMR की तुलना 185 देशों से की गई और इनकी वैश्विक रैंक की गणना की गई। 2019 में केरल ने 6 के IMR और 53 की वैश्विक रैंकिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 185 देशों में से 52 का IMR बेहतर था। केरल 2014 की वैश्विक रैंकिंग से 21 स्थान में सुधार हुआ है। दूसरी ओर 2019 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थिति सूडान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के समान क्रमशः अपेक्षाकृत खराब थी। MRS 41 और 46 इनकी रैंकिंग थी। 2019 में उनकी वैश्विक रैंक गिर गई और 2014 से क्रमशः 1 और 2 स्थान आगे हो गईं। तो इन डेटा पॉइंट की इस न्यूज़ में आप नीचे देख सकते हैं कि जो चार्ट बने हुए हैं वहाँ 2009 और 2014 के देश के विभिन्न राज्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इन सभी आंकड़ों में सबसे ऊपर 2009 में आपको केरला मिलेगा जिसकी रैंक 65 थी और सबसे अंतिम में आपको MP मिलेगा जिसकी रैंक 186 थी। और इसके साथ ही 2014 में भी पुनः केरला की रैंक
में बढ़ोतरी हो गई, इसकी रैंक 74 हो गई और एमपी की रैंकिंग में सुधार होते हुए यानी कि कमी होते हुए ये 179 हो गई। तो इसके बाद वाले चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2019 के जो राज्य हैं इनकी स्थिति विश्व के अन्य देशों और राज्यों की तुलना में क्या थी। जैसे कि आप केरला का देख सकते हैं, तो केरला की रैंकिंग 53 थी उस 2019 में, और इसके सबसे नियरेस्ट में अमेरिका था जिसकी रैंकिंग 46 थी और चीन था जिसकी रैंकिंग 61 थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि केरल की रैंकिंग भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छी है। फिर उसके बाद सबसे अंत में एमपी की बारी आती है जिसकी रैंकिंग 181 थी और इसके सबसे नजदीकी जो देश या राज्य है वो है टोगो जिसकी रैंकिंग 180 थी और नाइगर जिसकी रैंकिंग 183 थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केरल की रैंकिंग में पतन हुआ है जबकि एमपी की रैंकिंग में उत्थान हुआ है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहीं पर 27 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।